आयोग को आयुक्त मिले, अब नहीं डेट में डिले। – 2024 का घमासान, 24 घंटे में तारीखों का ऐलान। देश दरअसल चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और ऐसे में अचानक से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। क्या यह संभव है? क्या एक साथ चुनाव इतना आसान है? इस राह में आखिर कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम आप तक पहुंचाएंगे और इसकी वजह भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही जानेंगे क्या लोकसभा चुनाव की तारीखें बस घोषित होने ही वाली हैं? क्या पेच था? क्यों विलंब हुआ? क्या वो मसला सुलझ गया है? क्या 24 घंटे में चुनाव की तारीखों वाली पिक्चर क्लियर हो जाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे, जिसके लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अभिषेक उपाध्याय भी आपको न्यूज रूम से दिख रहे हैं। हम दोनों का रुख करेंगे, उनसे इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो देश में एक साथ चुनाव कराने की पहल शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति मुर्मू को कमेटी ने बकायदा रिपोर्ट सौंप दी है, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की रिपोर्ट। और 80% लोग चाहते हैं कि साथ चुनाव हो। इस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में एक साथ चुनाव कराने की पहल शुरू हो गई है। राष्ट्रपति को बकायदा कमेटी ने रिपोर्ट भी सौंप दी है। उसमें कई सिफारिशें की गई हैं। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की बात भी इसमें कही गई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट है, आखिर उसके बारे में क्या क्या विस्तार से और जानकारी हमें मिल रही है वो हम आपको बता देते हैं। समझिए जरा इसे। 18,626 पन्ने की पूरी रिपोर्ट और जनता की जब इस पर प्रतिक्रिया जानी गई, उस पर जनता क्या सोचती है, 80% लोग पक्ष में नजर आए। तैयार कैसे हुई? 7 महीने का वक्त लगा, तमाम दलों की प्रतिक्रिया ली गई, उनसे बातचीत की गई और कमेटी को जो जवाब मिले 21,558, 47 में से 32 एक साथ चुनाव के पक्ष में। ये हम दलों की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं। जब तमाम राजनीतिक दलों से इस बारे में बातचीत की गई तो कितने दल इसके पक्ष में थे और कितने विरोध में थे वो हमने आपको बताया। यह भी समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि अलग अलग चुनाव से आखिर होता क्या है और एक साथ चुनाव नहीं होता है तो बोझ कितना पड़ता है, उसे समझिए आप। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक समाज पर भी बुरा प्रभाव इसका पड़ता है और बोझ क्या होता है सरकार पर, व्यवसाय पर, श्रमिकों, न्यायालयों पर, राजनीतिक दलों पर, नागरिकों पर, यानी जो इसका इंपैक्ट आता है अलग अलग जो चुनाव लगातार होते रहते हैं कई राज्यों में, उसकी वजह से देखिए होता क्या हमने आपको बताया। कमेटी की सिफारिश क्या है? पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ साथ कराए जाएं। दूसरे चरण में नगर पालिका पंचायत चुनाव भी इन दोनों चुनाव के साथ कराए जाएं, यानी जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं वो भी इनके साथ करा लिया जाए। एक वोटर लिस्ट, सभी चुनाव के लिए एक जैसी वोटर लिस्ट, एक आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र की व्यवस्था कराई जाए और इसी के जरिए मतदान में सभी लोग हिस्सा लेंगे। ये तमाम बातें आपके सामने हैं। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हुए न्यूज रूम से और नीरज पांडे भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, पहले आपके पास ही मैं आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि रिपोर्ट तो पेश कर दी गई, लेकिन आगे अब क्या होने वाला है? देखिए, आगे सबसे पहली चीज़ होगी कि लोकसभा चुनाव के बाद इस रिपोर्ट पर अमल होगा। लोकसभा चुनाव के बाद एक इसमें क्लास भी है कि जब सबसे पहली लोकसभा की बैठक होगी, जब अगला चुनाव यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और लोकसभा का पहला जो सत्र होगा उससे पहले एक अधिसूचना आएगी। और अधिसूचना क्या होगी कि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उस चुनाव के दौरान सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव, पंचायतों के पंचायत चुनाव, वो सब एक साथ होंगे और ये राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसी के साथ इस देश के हर प्रतिनिधि का चुनाव होगा, चाहे वो पंचायत का ग्राम प्रधान हो या जिला पंचायत सदस्य हो या विधानसभा का विधायक हो या लोकसभा का सांसद हो, सबका एक साथ चुनाव होगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो हर पंचायत के लिए अलग वोटर लिस्ट छपती थी, विधानसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट छपती थी, लोकसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट छपती थी, उन सब की बजाय एक वोटर लिस्ट होगी। क्या 2029 में ऐसा होगा? इसे कंफर्म माना जाए, इसकी तस्दीक की गई है कहीं से?
बिल्कुल, इस रिपोर्ट में वो क्लॉज है। मैं आपको बता दूं, मेरी जानकारी के अनुसार 2024 का लोकसभा चुनाव जब समाप्त हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो तो जून में पता चल जाएगा। लेकिन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जब लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा तो सत्र शुरू होने के पहले एक अधिसूचना जारी होगी। उस अधिसूचना में ही सब कुछ साफ हो जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप देखिए, जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर आप ये कह सकते हैं, कमेटी ने जो सिफारिश की है उसके अनुसार अब तक मान लीजिए 47 राजनीतिक दल हैं, 47 राजनीतिक दलों ने अपने जो विचार रखे उनमें से 15 को छोड़ दें तो करीब 32 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने ये बात कही है कि ठीक है नीरज, आगे मैं उस पर बात करूंगा, तो लेकिन ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि क्या ये व्यवहारिक होगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, इसमें दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी होने जा रहा है, ये सिलसिला था 1967 शुरू के जो 4 चुनाव हुए हैं वहां तक ये सिलसिला था। 1971 में इलेक्शन को एडवांस किया गया, उसके बाद ये सिलसिला टूटा। तो ऐसा नहीं है कि सिलसिला पहले नहीं था, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए, कुछ चीजें बहुत ही क्लियर हैं। जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि अगर बाय द वे किसी भी राज्य में विधानसभा में अस्थिरता आती है, कोई नो कॉन्फिडेंस आता है, तो क्या करेंगे? यहाँ उसका सोल्यूशन है कि जो बचा हुआ टर्म होगा उसके लिए फिर से इलेक्शन हो जाएगा। ये सबसे अहम बात है। तो वो भी स्थित नहीं है। और इनफैक्ट जो जर्मनी का मॉडल था अखिलेश, कि वहां पर यह था कि हम एक ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक तरीका निकालेंगे कि जो एग्जिस्टिंग है, हमारी जो सदन एग्जिस्टिंग है उसी में से एक रास्ता निकाल लेंगे कि कौन बहुमत में रहेगा। उसको नहीं माना गया है और रिमाइंडर जो टर्म होगा उसके लिए बाकायदा इलेक्शन कराने की बात है। तो जो सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक आएगा वो यही है जो अभी नीरज जिक्र कर रहे थे कि जो सहमति की बात है, जिन पार्टियों ने असहमत दी वो इशू है। लेकिन चूंकि लेजिस्लेशन से होगा, संसद में बाकायदा इसके लिए एक एक्ट बनाया जाएगा और नोटिफिकेशन जो अगला आएगा उसके बाद से आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव तक इसकी सारी प्रक्रिया उसको कर लिया जाएगा। तो ये पहले भी था, मैंने बताया कि 4 चुनाव जो हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी दुविधा नहीं आने वाली है। एक पॉलिटिकल कंसेंसस की बात मुझे लगता है जब पार्लियामेंट में चीजें आएंगी तो उस पर और भी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है अभिषेक और नीरज, आप हमारे साथ जुड़े रहें। देश में दरअसल चुनाव की तारीखों को लेकर भी एक बड़ी खबर है, दर्शकों तक हम वो खबर भी पहुंचाना चाहेंगे। चुनाव आयोग में खाली पड़े 2 पद आज ही भरे गए और आपको बता दें कि 2 चुनाव आयुक्त आज मिल गए हैं और अब जल्द ही तारीखों का ऐसे में ऐलान हो सकता है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू बने हैं चुनाव आयुक्त। आयोग में खाली पड़े दोनों पद आज ही भर लिए गए हैं और ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। माना यही जा रहा था कि इंतजार इसी बात को लेकर हो रहा है। देश में चुनाव की तारीखों को लेकर अभी की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। नीरज पांडे के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। नीरज, तो कुल मिलाकर तस्वीर अब साफ नजर आने लगी है कि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान अब हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग में जो रिक्त पद थे उसे भर लिए गए हैं, 2 लोग सेलेक्ट कर लिए गए। अब चुनाव आयोग को अगली जो प्रक्रिया है चुनावों की घोषणा करनी है। तो हमारी जानकारी पहले से ही थी कि ये 14 या 15 कभी भी चुनाव आयोग घोषित कर सकता है। आज 14 बीत चुकी है तो माना यह जा रहा है कि उनकी तैयारी पूरी है। कल या परसों मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि शायद कल सुबह मैसेज हम लोगों के पास आ जाए कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, यानी चुनाव आयोग कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन अनाउंस करेगा। तो माना जा रहा है कि कल मोस्ट प्रोबेबली ये घोषणा हो जानी चाहिए। और जैसा पहले ही एबीपी न्यूज़ ने इस बात की जानकारी दी थी कि पिछले चुनाव की तरह ही 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा और जो चुनाव का पहला चरण होगा वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है। जी ठीक है नीरज, मैं आपके पास भी लौटूंगा। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आगे हम बातचीत करेंगे। बड़ी खबर यह है कि 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से विपक्ष बौखलाया हुआ है। अधीर रंजन चौधरी ने इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देर रात 212 नाम की लिस्ट दी गई, रातों रात सभी के बारे में जानकारी जुटाना संभव नहीं। सुबह मीटिंग में बुलाए गए सिर्फ 6 नाम ही थे। कमेटी में बहुमत का फायदा उठा रही है सरकार, सीजेआई को पैनल में नहीं रखा गया, यह कहना अधीर रंजन का। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से। अभिषेक, हालांकि यह तो विपक्ष की पुरानी मांग है कि सीजेआई को भी पैनल में रखा जाए, लेकिन 212 नाम वाली बात जो कही जा रही कि दी गई है और सुबह तक उनके बारे में जानकारी कैसे जुटाते, क्या है ये पूरा पेच? देखिए, ये अधीर रंजन कुछ देर पहले अभी जब मीडिया से मुखातिब थे उस समय उन्होंने ये दावा किया कि ऐसा किया गया है और वो जानकारी
नहीं जुटा सकते थे, ये उनका दावा है। एक मैं सबसे अहम बात ये कि देखिए महत्वपूर्ण ये, इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग की कार्यशैली पर यह सवाल उठाया गया है। यहां नोट करने वाली बात यह है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यह एक सिलसिला है। अभी ये जो शुरुआत ये उठाया गया है, इसके पहले जब इस्तीफा दिया था चुनाव आयुक्त गोयल ने, तब भी ये सवाल उठाया गया था। तो ये आप इसको अंडरलाइन करना होगा कि ये एक सिलसिला शुरू हुआ है, और इस पूरे चुनाव में ये तय है कि इस बेस को और इस बेस पर खड़े होकर विपक्षी पार्टियां और भी ज्यादा हमले करेंगी इलेक्शन कमीशन पर, उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करेंगी। तो इसको हम अगर पॉलिटिकली देखें तो इस लोकसभा चुनाव के दौरान में इलेक्शन कमीशन राजनीतिक जो आपस की अखाड़ेबाजी होती है, उसका एक बड़ा फोकल पॉइंट रहने वाला है।